नमस्कार बंधु, हिंदी साहित्य संकल्प में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में भाषा परिवर्तन के स्वरूप पर चर्चा कर रहे थे, उसी क्रम में भाषा परिवर्तन के स्वरूप का जो अगला कारण है जिसको हम समीकरण के नाम से जानते हैं, आइए हम लोग जाने कि समीकरण क्या होता है। समीकरण से तात्पर्य होता है कि किसी शब्द में प्रयोग होने वाली आसपास की भिन्न ध्वनियां, क्या किसी शब्द में प्रयोग होने वाली आसपास की भिन्न भिन्न ध्वनियों को समान बना दिया जाता है। इस प्रक्रिया को समीकरण के नाम से जानते हैं। आइए हम उदाहरण में इसको देखें। एक शब्द है पत्र, एक शब्द है पत्र। आप देखेंगे इसमें ता और रा दोनों ध्वनियां आसपास में हैं, अगल बगल हैं, और दोनों ध्वनियां अलग अलग हैं। बाद में यही शब्द बदल के हो जाता है पत्ता। तो यहाँ पे जो ता और रा है, इसमें रा ध्वनि जो है वो ता में बदल जाती है, अर्थात ता जो है रा को अपने समान बना देता है। इसी को हम समीकरण कहते हैं। एक और उदाहरण है चक्र। आप देखेंगे चक्र में का में रा मिला हुआ है, और इसमें दोनों ध्वनियां जो है आसपास हैं, मगर दोनों भिन्न भिन्न हैं। और बाद में यही शब्द बदल के हो जाता है चक्का, अर्थात यहाँ पे जो रा है वो का में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पीछे की ध्वनि है, जो पीछे की ध्वनि है वो बदल के अपने आगे वाली ध्वनि के समान हो जा रही है। इस तरह के परिवर्तन को हम पूर्व समीकरण के नाम से जानते हैं कि पीछे वाली ध्वनि अपने आगे वाली ध्वनि के समान हो जाए। और इस तरह का जो समीकरण होता है, इस समीकरण को हम पूर्व समीकरण के नाम से जानते हैं। समीकरण का एक और रूप है, जैसे आप देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है धर्म, और बाद में ये धर्म शब्द बदल के हो जाता है धम। अगर आप भाषा विकास के बारे में कुछ जानते हो तो आप जानिए, जैसे संस्कृत से जब हमारी भाषा बदल के पाली होती है तो पाली में वही धर्म शब्द जो है धम हो जाता है। और एक और उदाहरण है शर्करा, ये जो है बाद में हिंदी में बदल के हो जाता है शक्कर। अगर हम इन दोनों उदाहरण को देखें तो यहाँ पे देखिए धर्म में माँ और रा जो है दोनों आसपास की भिन्न भिन्न ध्वनियां, और ये ध्वनियां जो है बाद में बदल के समान हो जाती हैं। और होता इसमें क्या है, इसमें देखिए रा जो है पहले आता है और माँ बाद में आता है, लेकिन माँ जो पीछे वाली जो ध्वनि है आगे वाली ध्वनि को अपने समान बना ले रही है। इसके पहले उदाहरण में आगे वाली ध्वनि पीछे वाली को अपने समान बना रही थी, अब यहाँ पे पीछे वाली ध्वनि आगे वाली ध्वनि को अपने समान कर ले रही है। इस तरह के समीकरण को पश्चगामी समीकरण कहते हैं। एक और उदाहरण है जैसे शर्करा। यहाँ पे देखिए शर्करा में का और रा दोनों आसपास की ध्वनियां हैं, लेकिन दोनों भिन्न हैं, अलग अलग हैं, और बाद में यही बन जाता है शक्कर, और रा ध्वनि जो है वो का में बदल जाती है। और जबकि का बाद में आता है और रा पहले आता है, तो यहाँ पे जो ध्वनि पहले आ रही है उसको हम बाद वाले के समान कर ले रहे हैं, और इस तरह का जो परिवर्तन होता है उसको हम पश्चगामी समीकरण कहते हैं। मित्रों, भाषा परिवर्तन के स्वरूप का जो अगला कारण है उसको हम अनुनासिकता के नाम से जानते हैं। अनुनासिकता। प्रश्न ये है कि अनुनासिकता को जानने से पहले हम दो चीजों को और जान लें। पहला चीज है नासिक ध्वनियां क्या होती है। तो नासिक ध्वनियां ये मूलतः व्यंजन होती हैं, और वर्गीय व्यंजनों में
जो उनका अंतिम वर्ण होता है हर वर्ग का, उसको हम नासिक ध्वनियों के नाम से जानते हैं। जैसे अंगा, या, अड़ा, ना और मा, ये 5 ध्वनियां जो है ये नासिक ध्वनियां, नासिक, और इनके उच्चारण में नाक का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम नासिक रखा गया है। और ये ध्वनियां व्यंजन होती हैं। और जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पे जान रहे हैं कि अंगा, या, अड़ा, ना और मा, ये 5 ध्वनियां जो है नासिक ध्वनियां कहलाती हैं। अब प्रश्न है अनुनासिक क्या होता है? कि ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो, उन ध्वनियों को अनुनासिक ध्वनियां कहते हैं। और उनका अनुनासिक ध्वनियों का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है। ये मतलब ये जो चिन्ह है अनुनासिक का चिन्ह है। और इस तरह से अनुनासिकता को समझने के लिए हमें ये अनुनासिक क्या होता है और नासिक व्यंजन क्या है, इसकी जानकारी आवश्यक होती है। अब हम लोग अनुनासिकता का स्वरूप जानने का प्रयास करेंगे। जब किसी शब्द में कोई नासिक व्यंजन मौजूद होता है तो कभी कभी वो शब्द जो है बदल जाता है और उस शब्द से नासिक ध्वनि का लोप हो जाता है और उसके स्थान पे अनुनासिकता का चिन्ह आ जाता है। इसी प्रक्रिया को अनुनासिकता कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे एक शब्द है चंद्र, आप देखेंगे यहाँ पे जो ना है ये नासिक व्यंजन है, और बाद में यही शब्द बदल के हो जाता है चांद, और आप देखेंगे चांद में यहाँ पे नासिक यन का लोप हो गया और उसके स्थान पे ये अनुनासिकता का चिन्ह आ गया। तो ये प्रक्रिया जो है वो अनुनासिकता कहलाती है। क्या इसमें होता है कि नासिक व्यंजन का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। एक और उदाहरण आप देखिए, जैसे एक शब्द है कंपन, और यहाँ पे देखिए जो माँ है ये नासिक व्यंजन है और बाद में यही शब्द बदल के हो जाता है कांपना, और का के ऊपर जो है, ठीक है, ये अनुनासिक का चिन्ह बन जाता है और माँ का लोप हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को अनुनासिकता के नाम से जानते हैं। और अनुनासिकता के लिए नासिक ध्वनियों का होना आवश्यक होता है। और जब नासिक ध्वनियों का अनुनासिक रूप बनता है तो ये जो अनुनासिकता होती है इसको सकारण अनुनासिकता कहते हैं, अर्थात कारण सहित। और क्योंकि यहाँ पे कारण क्या होता है, नासिक ध्वनियां, और उन्हीं के कारण जो है अनुनासिकता का प्रतीक आता है, इसीलिए इसको सकारण अनुनासिकता कहते हैं। कुछ और भी शब्द होते हैं जिनमें बिना नासिक ध्वनियों के कारण भी अनुनासिकता का प्रयोग दिखाई पड़ता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में एक शब्द है सर्प, और यही सर्प शब्द बाद में क्या बन जाता है, सांप। तो यहाँ पे देखिए कोई भी नासिक व्यंजन नहीं, और बाद में जो है यहाँ पर भी अनुनासिकता का प्रयोग होता है। उसी तरीके से एक शब्द है श्वास, ये भी परिवर्तित होकर बदल जाता है सांस में। यहाँ भी कोई नासिक व्यंजन विद्यमान नहीं है, फिर भी यहाँ पे अनुनासिकता का प्रयोग हुआ है। इसलिए इस तरह का जो परिवर्तन होता है इसको अकारण अनुनासिकता कहते हैं। अकारण
इसको कहते हैं अकारण अनुनासिकता। यहाँ पे नासिक व्यंजन मौजूद नहीं है, फिर भी अनुनासिक का प्रयोग हो रहा है। इस तरह का जो परिवर्तन होता है वो अकारण अनुनासिकता कहलाता है। और जहाँ पर नासिक व्यंजन विद्यमान रहते हैं उसमें अगर अनुनासिकता आती है तो उसको सकारण अनुनासिकता कहते हैं। भाषा परिवर्तन के स्वरूप के कुछ और भी कारण दिखाई देते हैं, उन पर भी हम लोग दृष्टि डालें। जैसे कि एक कारण है महाप्राणीकरण। महाप्राणीकरण आपको जानना चाहिए कि जो वर्गीय व्यंजन होता है, वर्गीय व्यंजन में जो उस वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है, और पहला और तीसरा जो ध्वनि होता है वो अल्पप्राण होता है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, इनमें का और गा अल्पप्राण है, जबकि खा और घा जो है महाप्राण ध्वनियां। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जिन शब्दों में पहले अल्प प्राण ध्वनियों का प्रयोग हो रहा हो, उन ध्वनियों में अल्प प्राण ध्वनियों की जगह पे महाप्राण ध्वनियां आ जाती हैं, और इस प्रक्रिया को महाप्राणीकरण कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप में जैसे एक शब्द है शुष्क, एक शब्द है शुष्क, बाद में यही शब्द जो है परिवर्तित होके बन जाता है सूखा। और आप देखेंगे का जो है ये खा में बदल गया, और का जो है अल्पप्राण ध्वनि है, जबकि खा जो है वो महाप्राण ध्वनि है। तो इस तरह से यहाँ पे अल्पप्राण ध्वनियां बदल के महाप्राण हो गई। इसी तरीके से एक और उदाहरण है हस्त, और बाद में यही शब्द बदल के हो जाता है हाथ। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है ता की जगह पे था आ जाता है। तो हमने बताया था कि वर्गीय व्यंजनों में जो दूसरी और चौथी ध्वनि होती है वो महाप्राण होती है। तो यहाँ पे देखिए ता जो है पहली है और था जो है दूसरी ध्वनि है, यहाँ पे ता की जगह पे था आ जाता है, और था जो है ये महाप्राण ध्वनि है। इस तरह से शब्दों में ऐसे परिवर्तन हो जाता है, अर्थात अल्पप्राण ध्वनियों के स्थान पे प्राण ध्वनियां आ जाती हैं, और इसको जो है महाप्राणीकरण के नाम से हम जानते हैं। भाषा परिवर्तन के स्वरूप का एक और कारण है ह्रस्वीकरण। ह्रस्वीकरण, जैसा कि हम जानते हैं स्वर में एक ह्रस्व स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इन स्वरों से मिलके बनते हैं। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनमें दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर बना लिया जाता है, और इस प्रक्रिया को ह्रस्वीकरण के नाम से जानते हैं। आइए हम उदाहरण देखें। एक शब्द है आषाढ़, जैसा कि हम महीने का नाम जानते हैं, और नागमती का वियोग वर्णन भी आप लोग पढ़े होंगे। आषाढ़ महीने से उसका प्रारंभ होता है, और यहाँ पे शुद्ध शब्द है आषाढ़, और बाद में यही शब्द जो है आम बोलचाल में आ जाता है आषाढ़। और दोनों शब्दों में आप देखिए तो यहाँ पर जो है बड़ा या है, और इसके स्थान पे यहाँ पे आ जाता है छोटा या। बड़ा या जो है दीर्घ स्वर था, जबकि छोटा आ जो है ह्रस्व स्वर है। इस तरह से इस परिवर्तन को हम ह्रस्वीकरण कहते हैं, अर्थात दीर्घ स्वर का ह्रस्व हो जाना ह्रस्वीकरण कहा जाता है। एक और उदाहरण है जैसे आभीर, और आभीर बदल के हो जाता है अहीर। यहां पर भी देखिए कि आ जो है बड़ा या दीर्घ स्वर है, यहाँ पर जो है वो ह्रस्व स्वर हो जाता है, और इस तरह से ये जो परिवर्तन हो जाता है, इस परिवर्तन को हम ह्रस्वीकरण के नाम से जानते हैं। मित्रों, इसी तरीके से एक इसका विपरीत जो है वो दीर्घीकरण है।
दीर्घीकरण। दीर्घीकरण में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हरस स्वर को हम दीर्घ बना लेते हैं, अर्थात हरस स्वर को दीर्घ बना लेना दीर्घीकरण कहलाता है। इसका उदाहरण जैसे एक शब्द है सप्त, और यहाँ पे आप देखेंगे ये सप्त में जो है ये और बाद में यही बदल के हो जाता है सात। यहाँ पे देखिए सा में हरस स्वा है और यहाँ पे दीर्घा जुड़ जाता है, अर्थात यहाँ पे जो है दीर्घीकरण हो गया। एक और शब्द है दूध और बाद में ही बदल के हो जाता है दूध। यहाँ पे दा पे देखिए ये उ जो है हरस उ है और ये जो है दीर्घ उ हो जाता है। इस तरह से इसको हम दीर्घीकरण के नाम से जानते हैं। भाषा परिवर्तन का एक और स्वरूप दिखाई देता है जिसको हम घोषीकरण के नाम से जानते हैं। घोषीकरण जानने से पहले हमें कुछ चीजों को और जानना होगा कि घोष ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं। जैसे हमने बताया कि वर्गी व्यंजन का से लेके मां तक जो है इनको वर्गी व्यंजन के नाम से जानते हैं, और उसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और मा वर्ग, इनको हम जो 25 व्यंजन होते हैं इनको हम वर्गी व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो वर्गी व्यंजन के किसी वर्ग में जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो अघोष होता है, और तीसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो सघोष होता है। तो यहाँ पे हम जो है ऐसे शब्द जिनमें अघोष व्यंजनों का प्रयोग किया गया है उनको हम सघोष बना लेते हैं, और इस प्रक्रिया को घोषीकरण के नाम से जानते हैं। उदाहरण के स्वरूप में जैसे एक शब्द है साग। साग आप देखेंगे यहाँ पे का था, बाद में बदल के हो गया साग, और हम साग का ही प्रयोग करते हैं बार बार उच्चारण में। यहाँ पे देखिए का जो है बदल के हो गया गा में, का किस में बदला, गा में। और हमने बताया था कि का और खा ये अघोष व्यंजन है, गा और घा सघोष व्यंजन है। तो यहाँ पे जो है का जो है गा में बदल जाता है, इसीलिए ये क्या है, घोषीकरण। एक और उदाहरण है घोटक, बाद में ही बन जाता है घोड़ा। आप देखेंगे घोटक में यहाँ पे टा है और बाद में यही परिवर्तित होके डा बन जा रहा। तो ये टा जो है ये डा में बदल जा रहा है, इसीलिए टा जो है अघोष व्यंजन है, जबकि टा जो है ये घोष व्यंजन है। और इस तरह से जो है अघोष व्यंजन घोष में बदल जा रहा है, इस परिवर्तन को हम घोषीकरण के नाम से जानते हैं। भाषा की जो दूसरी इकाई है जिस शब्द के नाम से जानते हैं, और ये देखा जाता है कि भाषा परिवर्तन के स्वरूप में शब्दों में भी परिवर्तन होता है, अर्थात शब्द समूह या शब्द भंडार भी बदल जाता है। किसी भाषा का शब्द समूह या शब्द भंडार उसके परिवर्तन में मुख्य कारण माना जाता है, और यह परिवर्तन दो कारणों से होता है। पहला लोप और दूसरा आगम। लोप से तात्पर्य यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत परंपराओं का देश है, यहाँ पर जो है परंपराओं का निर्वाह काफी लंबे समय तक होता रहता है, लेकिन बदलते समय के अनुसार धीरे धीरे कुछ परंपराएं समाप्त होने लगती हैं और कुछ नई परंपराएं आने लगती हैं। तो जो परंपराएं प्राचीन परंपराएं जिनका की उपयोग वर्तमान में नहीं हो पाता और उस तरह की परंपराएं धीरे धीरे लुप्त होने लगती हैं, परिणाम स्वरूप उन परंपराओं से प्रचलित या संबंधित जो शब्द हमारी भाषा में प्रचलित होते हैं धीरे धीरे उसी परंपरा के साथ उनका भी लोप हो जाता है। परिणाम स्वरूप वो जो है शब्द समूह हमारे शब्द भंडार से बाहर रहते हैं।
इसी तरीके से जब हम किसी नई परंपरा का अनुकरण करने लगते हैं या कोई नई चीज को हम अपनाने लगते हैं, या आज के इस वैज्ञानिक युग में जैसे जैसे वैज्ञानिकता का विकास होता है, नए नए क्षेत्रों की खोज होती है और नए नए क्षेत्रों में हम प्रवेश करते हैं, परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों से संबंधित नए नए शब्दों का प्रयोग हम धीरे धीरे करने लगते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमारी भाषा में कुछ नए नए शब्दों का आगम होने लगता है और इसका परिणाम ये होता है कि कुछ समय के बाद हमारी भाषा में अनेकों नए नए शब्द आ जाते हैं और हमारा शब्द भंडार बदल जाता है। इस तरह से इन दो कारणों से आगम और लोप, इन दो महत्वपूर्ण कारणों से हमारे भाषा का शब्द भंडार परिवर्तित होता रहता है और हमारी भाषा धीरे धीरे बदल जाती है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने भाषा परिवर्तन के स्वरूप पर इन 2-3 बिंदुओं पर चर्चा की। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनकी जानकारी होना आवश्यक है। जब हम कोई शब्द देखें तो हमें इसकी पहचान हो जाए कि ये शब्द कहाँ से कैसे परिवर्तित हुआ है और इसके पीछे कौन सी प्रक्रिया लागू हुई है। इस तरह से मित्रों, आज हम लोगों ने भाषा परिवर्तन के स्वरूप, उसमें शब्द और ध्वनि पर अध्ययन किया। मित्रों, एक आग्रह है आपसे कि आप, ये चैनल आपका है, अपना चैनल है, आप इसको खुद लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों से भी लाइक और सब्सक्राइब करवाइएगा, जिससे हमारा चैनल बढ़े और हम लोग जो है अग्रसर हों। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।